ओके। अच्छा, ये जो पार्ट बी है ये उन लोगों के लिए बिल्कुल काम का नहीं है जिन्होंने पार्ट ए के आखिरी 15 मिनट अटेंड नहीं किए। तो लेक्चर 114 पार्ट ए के पहले 15 मिनट अटेंड कर लें, फिर आपको एथिक्स की बातें आगे से समझ आना शुरू होंगी। अच्छा जी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस वक्त हमने पेपर में कौन सा सिनेरियो लगाना है। अगर बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह दे तो ऐसी सूरत के अंदर हमने बॉस के लिए 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़े हैं और एम्प्लॉय के लिए एक थर्ड पढ़ा है, इंटीमीडिएशन। लेकिन अगर एम्प्लॉय को कोई इस पर इंसेंटिव भी दिया जा रहा हो तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है। एक सिनेरियो जी और आ रहा है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप अपनी ज़ात के लिए या अपने दोस्तों के लिए या अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप ही के लिए दोनों चीज़ें हैं। एक, आप कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करना चाहिए। एक, आप ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे प्रोफेशन के नाम पे आंच आ रहा है। लेकिन आप प्रोफेशनल हो गया, लेकिन प्रोफेशनल बिहेवियर में ना एक और फिक्रा लिखा हुआ है, अगर आप नोट करें। आपने ऐसा काम नहीं करना जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए, और आपने लॉज को वायलेट नहीं करना। अब पाकिस्तान में ना कोई लॉ है, वो लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है। वो लॉ ये कहता है कि आपने इनसाइड इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी। पता नहीं, शायद आपने भी अपनी स्टडीज़ में कोई ऐसा लॉ पढ़ा हो। तो प्रोफेशनल बिहेवियर में दो बातें हैं। ये किताब का पेज है 491। एक तो आपने ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे प्रोफेशन मिसक्रेडिट हो, और दूसरा आपने जो है वो लॉ को फॉलो करना है, लॉ को फॉलो करना है। हाँ, कर दें। तो ये दो बातों का जो है वो आपने ध्यान रखना है वाइल प्रोफेशनल बिहेवियर। अभी रखते हैं इधर, अभी छोड़ दें, इधर रखते हैं। अच्छा, अब सवाल ये राइज होगा मोहतरम कि जब एम्प्लॉय कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक करे तो एम्प्लॉय खुद कॉन्फिडेंशियलिटी को वायलेट करे और ऐसी काम करे जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आ रहा है। और क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उसको या उसके दोस्त को या इसके फैमिली मेंबर्स को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। डेट इज़ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। एक जी सिनेरियो 3 आजकल आना शुरू हो गया है, सिनेरियो 3, जिसमें है CA is having little or no knowledge of IFRS। CA के पास IFRS का लिटल या नो नॉलेज है। ऐसी सूरत में आपने ये लगा के आना है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अच्छा, अब मैं ऊपर से ऑर्डर में शुरू करने लगा हूँ सवाल, बल्कि नीचे से शुरू कर देते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इसमें आप लिखें IFRS 15 पास्ट पेपर क्वेश्चन 12। आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मूव ना करें। IFRS 15 पास्ट पेपर क्वेश्चन 12, बस आप इसी सफ़े पे रहें। रुकवाओ यार, ये IFRS 15 पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 12। एक सवाल है एक्साइटमेंट वाला, हमने क्लास में भी किया था। इसमें ना उसने एक लाइन डाली हुई है सवाल में, CFO, ये मैं किताब के पेज 399 लिख लें। CFO एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने मशवरा दिया कि 15 यूनिट्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि मशीन का कोई ऑल्टरनेट यूज़ नहीं है। हमने क्लास में डिस्कस किया था, ये गलत बात है। फर्दर सेल्स टीम के बोनस को ये कर लो वो कर लो। अब बता दें, ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये एम्प्लॉय को कुछ गलत काम करने को कह रहे हैं या बॉस है सजेस्टेड, ये बॉस ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट की है? आगे देखें, उसने एक लॉजिक भी दी है, एज, फिर आगे उसने लॉजिक दी एज। इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड्स की गलत लॉजिक्स दे रहा है, उसको स्टैंडर्ड्स नहीं आते। तो क्या इस सिनेरियो से मैं ये जज कर सकता हूं
कि दी चार्टेड अकाउंटेंट हैज़ लिटल और नो नॉलेज ऑफ IFRS। इसलिए सवाल था, briefly explain how CFO may be in the breach of fundamental principle of code of ethics and how he should respond। CFO एक्साइटमेंट लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइड। अच्छा, CFO को बस और कोई जिक्र नहीं, तो CFO कैसे ये फंडामेंटल प्रिंसिपल तोड़ है और हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड। हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड, भाई स्टैंडर्ड पढ़े, नॉलेज हासिल करे, ICAP ने कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ बताई हुई हैं, उन एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हो, इस तरीके से ये रिस्पॉन्ड करे, इंशाल्लाह इसके ये मसला हल हो जाएगा। ये मसला है, CA करने के बाद भी लोग गलत एंट्रीज कर रहे होते हैं, कोई मसला नहीं, कई दफ़ा टीचर ही वाइट बोर्ड पे गलत एंट्री कर देता है, तो ये तो मसला है, ये तो अब हमारे प्रोफेशन का इनहेरेंट मसला है, तो इसमें कोई मसला नहीं। एक CA सवाल बनाता है, दूसरे CA से नहीं होता, फिर दूसरा बनाता है, पहले CA से नहीं होता सवाल, तो इसमें तो कोई मसला नहीं। तो इसके सेफगार्ड भी कुछ हल्के फुल्के यहीं छुपे हुए हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। Being a chartered accountant require learning over lifetime. The principle requires an accountant to attain and professional knowledge and a skill at such level that client or employing organization receive competent service and act diligently in accordance with ये लिख के आपने फिर लिखना है, in this case the person which is CFO has not maintained the professional knowledge as he is suggesting a wrong accounting treatment as per IFRS 15। इधर safeguards भी शायद इसमें साथ ही छुपे हुए हैं। मेंटेनिंग प्रोफेशनल रिक्वायर्स, इसके अंदर क्या करे, ही शैल इंश्योर अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, अपनी भी करवाए और अपने स्टाफ की भी करवाए। तो ICAP का ज़रा सोल्यूशन अब देख लें, उसके अंदर इसने क्या लिखा हुआ है, हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड। ये कौन से वाले सिनेरियो का हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो सोच के नहीं 3 में है सिनेरियो, कौन सा सिनेरियो याद करें ना, जिसमें सिनेरियो 1 2 3 तो नहीं, सिनेरियो बताएं क्या है, जिसमें बॉस के पास लिटल या CFO should involve in continuing professional development, ये safeguard उसने लिखा है, which will develop and maintain his capabilities, enabling him to perform completely within the professional environment। वही जो वहाँ से अंग्रेजी उसने उठाई है, और सिर्फ एक ही का जिक्र किया, देखे प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वायलेट हो रहा है। अच्छा, अब ये एक और जगह भी है, ये एक और जगह भी है, मिल जाएगा इंशाल्लाह, मिलेगा, हाँ मिल गया। वहीद इज अ चार्टर्ड, ये मैंने किताब का निकाला है, पेज 490। वहीद इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिसेंटली एम्प्लॉयड बाय AA PLC एज डिप्टी टू फाइनेंस डायरेक्टर RF। AA PLC is listed on Lahore Stock Exchange। वहीद कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एम्प्लॉयड बाय AA PLC एज डिप्टी टू फाइनेंस डायरेक्टर। फाइनेंस डायरेक्टर कौन है, RF, वो भी CA है। वहीद का पहला दिन था जॉब का, वो RF से मिला, हु सेड लुक कीप इट अप टू योरसेल्फ, ये अपने तक रखना, बट आई एम हैविंग अ सेकंड इंटरव्यू नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। The first thing that I need you to do is to review the financial statements। पहली चीज़ मैं तुम्हें कह रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ज़रा नज़र मारो, इससे पहले कि ऑडिटर पहुँचे। मैं चंद साल पहले क्वालिफाई करके गया हूँ एंड आई एम नॉट अप टू डेट ऑन ऑल ऑफ द लिटिल टेक्निकलिटीज इन IFRS। आप बता दें बॉस कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट करे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। यू शुड नो दीज बेटर, तुम्हें ये स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छे आने चाहिए देन मी, and you will know more about what auditors might focus on। We must do our best to present financial statements in most favorable light, as bonus paid to employees depends on profit being more than 10% bigger than last year, and remember that you qualify for this profit too। अब आप मुझे बताएं, सवाल में 2 लाइनें हैं। नंबर 1, आई एम नॉट अप टू डेट, और दूसरी बात, यू मस्ट डू आवर बेस्ट टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन मोस्ट फेवरेबल लाइट, या स्टैंडर्ड के मुताबिक। स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए, फेवरेबल तो नहीं होनी चाहिए। फेवरेबल क्यों करो, अगेन फेवरेबल करने के लिए रिवैल्यूएशन लॉस मिस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज मिस करनी पड़ेंगी, इंपेयरमेंट लॉस की एंट्रीज मिस करनी पड़ेगी, कैश की तो एंट्रीज नहीं छुपा सकते आप लोगों से। भाईजान अब ये सारी बातें हो गई हैं, अब ये सिनेरियो 1 और 3 कॉम्बिनेशन में टेस्ट हुआ है। सिनेरियो 3 के मुताबिक
आपका जो है वो ये वाला आ जाएगा, ये वाला, और बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को भी कह रहा है, ये 3 भी आ जाएंगे, दोनों बातें आ जाएंगी। उधर बॉस ने एम्प्लॉय को कुछ नहीं करने को कहा था, उसमें एज लिखा हुआ था, यानी ये करो क्योंकि मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड में ये है, ये करो मेरा ख्याल है। उधर बॉस बहुत इनोसेंट था, बेचारा शरीफ था, तो उसको चीजें आती नहीं थी, इधर आती भी नहीं और एक और काम भी कर रहा है, उसको गलत काम करने को कह रहे हैं। ये 2 बातें अलग अलग हाईलाइट होंगी। अच्छा, अब एम्प्लॉय को एक तो थ्रेट होगा इंटीमिडिएशन, क्योंकि बॉस ने कह दिया गलत काम करने को, फिर फेवरेबल काम करो। सेल्फ इंटरेस्ट इसलिए होगा कि ये अलग अब लाइन है, ये लाइन ना मैं बोनस पेड को अब यहां से ज्वाइन कराऊंगा सेल्फ इंटरेस्ट वाली से, सेल्फ इंटरेस्ट भी है। अच्छा, अब आगे मूव करें। ये एक और सवाल हो गया पेज 490 पे भी, सिनेरियो 3 वाला। अब जी सवाल करते हैं सिनेरियो 2 वाले, जिसमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होगी। इसमें क्वेश्चन नंबर पास पेपर का 2 है और 6 है, यहाँ लिखा हुआ है पास पेपर का क्वेश्चन 2 और 6। Zia is a chartered accountant, works as financial controller in Unique Engineering Limited। हुआ हुआ सवाल नहीं हुआ हुआ भैया, ऑनलाइन वाले भी को बोल दें चुप का रोज़ा रखा हुआ है। ये 2 लोग ही रह गए हैं, वो भी चुप का रोज़ा रख के बैठे हुए हैं, अल्लाह ही भला करे। चलें ठीक है, ना बोलें। अच्छा, जी का क्या मतलब है, हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ? Zia is chartered accountant and works as financial controller in Unique Limited। UEL is currently considered the acquisition of top storage, यानी UEL को PT सेल टाइप चीज़ समझ लें और top storage को Ufone। And Zia is a member of a team which is currently negotiating the acquisition with management of TSL। सऊदी किंग से मुलाकात करने गया था। आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ फ्यूचर एक्विजिशन, जिया ने खुद 10 लाख शेयर परचेज कर लिए यूफोन के, अपनी बीवी और अपने बेटे के नाम के। तो क्या जिया ने अपनी बीवी और बेटे के नाम के जो शेयर परचेज किए हैं, क्या ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से अपनी ज़ात को फ़ायदा उठाना है, और क्या ये ऐसा काम करना है जिससे प्रोफेशन के नाम पर भी आंच आएगा? अच्छा, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ जिया इज़ इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर में वो भी लिख के आना है कि प्रोफेशन के नाम पे भी आ जाएगा और तुम इनसाइडर इंफॉर्मेशन को लीक करने में लॉ भी वायलेट कर रहे हो। ऑल्सो एक्सप्लेन द पोटेंशियल थ्रेट्स डेट मे बी इन्वॉल्व इन द अबव सिचुएशंस। इसमें सेल्फ इंटरेस्ट, आपकी ज़ात का थ्रेट है कि आपको फ़ायदा होगा। अब इसको पेपर के अंदर हमने राइट डाउन कैसे करके आना है, इसको पेपर के अंदर हमने लिख के कैसे आना है, उसके लिए हम खोलेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी वाला और हम कहेंगे अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशन। दिस फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम CA टू एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। मेरा नहीं ख्याल इसकी ज़रूरत है। अच्छा, CA शैल कंप्लाई विद दिस प्रिंसिपल इवन आफ्टर द एंड ऑफ रिलेशनशिप। छोड़े परे, अगर कोई ऐसी लाइन लिखी होती कि नौकरी छोड़ के चला गया और अब कर रहा है, तो फिर ये लाइन आप डाल देते, तो बस ठीक है, पहली डेड लाइन काफ़ी है। पहली डेड लाइन लिख के फिर आप आगे लिखिएगा इन दिस केस। आगे आपने ना सवाल से अंग्रेजी उठानी है, आपको पता है हमारी अंग्रेजी के चलाते हैं, अब आपने सवाल से अंग्रेजी उठानी है। इन दिस केस द परचेज ऑफ 1 million shares of TSL in the name of his wife and son after becoming aware of prospective acquisition is a violation of confidentiality's fundamental principle। ये confidentiality के fundamental principle की violation है। बस इसके बाद प्रोफेशनल बिहेवियर में 2 बातें हैं। एन अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस एंड अवॉइड एनी एक्शन दैट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। ये लिख कर फिर आपने लिखना है इन दिस केस ही इज वायलेटिंग द लॉज बाय डिस्क्लोजिंग या बाय यूजिंग, डिस्क्लोज तो नहीं किसी को करा, अपने लिए यूज करा, बाय यूजिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड ही इज ऑल्सो डूइंग एन एक्शन
विच डिसक्रेडिट्स द प्रोफेशन, थोड़ा सा आगे बेशक लिख दिया, बाय लीकिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या बाय यूजिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर हिमसेल्फ। अब जरा देखते हैं आई कैप ने इसका सोल्यूशन कैसे लिखा है। कि आना जाना क्यों लगाया हुआ है एक स्टूडेंट ने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट लगाया हुआ है। A chartered accountant shall ensure the confidentiality required in course of, बस वो एक डेडलाइन उसने वहां से उठाई। इन द above scenario Zia has breached the principle, breached हमने क्या लफ्ज़ बोला था, violated, breached लिख दीजिएगा, अच्छा लफ्ज़ है, breached the principle of confidentiality by using the confidential information for personal advantage since information was not publicly available। लेकिन हमने थोड़ा सा सवाल से अंग्रेजी उठा ली थी, वो ज़्यादा बेहतर है, by buying the shares for his wife and his son। Accountant shall comply with relevant laws and avoid any action which discredit the profession. Since it can be a non-compliance of law and regulation, he may be in breach of principle of, और ये बात भी आप डाल सकते हैं, he is doing an action which discredit the profession, बिल्कुल डाल सकते हैं आप ये बात। Zia is a part of a team which is negotiating the price and he has purchased the shares in his name of his wife and son. It creates a self-interest that he would be reluctant to take any decision that would be against his, अपने इंटरेस्ट के खिलाफ जाते हुए बंदा जो है वो कभी भी नहीं जाता क्योंकि उसको पैसे का फ़ायदा नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से काफ़ी डिस्कशन होगी, लास्ट सिनेरियो हमारा रह गया, उसको अब ज़रा अप्लाई करते हैं। लास्ट सिनेरियो है जिसमें बॉस एम्प्लॉय को क्या कह रहे हैं, गलत काम करने को कह रहा है। ये जो सिनेरियो 1 है हमारा, इसमें मैं पास पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूँ। इसमें जिन हजरात ने पिछली मीटिंग का पार्ट ए का एंड अटेंड किया है उनसे मेरी ये डिस्कशन हो चुकी है। बॉस एम्प्लॉय को जो गलत काम करने को कह रहा है, जो गलत काम करने को कह रहा है कि इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री ना करो, उससे आपने इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर में ठोकना है, और जिस वजह से बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहा है उस वजह को आपने न्यूट्रलिटी में लेके आना है कि बॉस इसलिए न्यूट्रल नहीं है कि शायद बॉस ये चाहता है। क्वेश्चन 3 में कर रहा हूँ, पहले क्लास में पढ़ा हुआ है, शायद कहानी याद आ जाए। उमर शेख ACA रिपोर्ट कर रहा है आबिद FCA को। आबिद इज़ ऑल्सो क्लोज रिलेटिव और मेजर शेयर होल्डर ऑफ CL। हम एक डील निगोशिएट कर रहे हैं फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की USB बैंक के साथ। रेट जो कोट कर रहा है वो काफ़ी हाई है USB बैंक, और जब मीटिंग शुरू हुई है USB बैंक के साथ तो उमर शेख यानी कि एम्प्लॉय भी वहाँ मौजूद था और आबिद भी मौजूद था। आबिद ने कहा कि मेरे बेटे को लोन चाहिए, तो बैंक वालों आप उसका लोन भी ज़रा देख लो, अंडरलाइन कंसिडर हिज एप्लीकेशन, कंसिडर हिज एप्लीकेशन, उसका लोन भी देख लो। और इसके साथ साथ बॉस ने जाते हुए एम्प्लॉय को कहा है कि एक नोट बनाओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए जिसमें रेट एक्सेप्ट कर लो, और रेट कौन सा है, हायर। अब आप मुझे बताएं कि बॉस में अगर एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहा है तो ऐसी सूरत में बॉस ने क्या कहा है, टू एक्सेप्ट अ हाई रेट। ये हम लिख के आएंगे इंटेग्रिटी में और प्रोफेशनल बिहेवियर में, टू एक्सेप्ट हाई बैंक रेट। इंटरेस्ट रेट हाई पे करना तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह होगा। और बॉस ने ऐसा क्यों कहा है, जल्दी बताएं, बॉस ने ऐसा क्यों कहा है, उसको अपने बेटे के घर बनाने के लिए लोन चाहिए, इसलिए वो कह रहा है कि बेटे को भी ये लोन दे देंगे और हमारी कंपनी को भी लोन मिल जाएगा, कंपनी जाए भाड़ में, मेरे बेटे का घर बन जाए। तो ऑब्जेक्टिविटी में बेटे वाली बात लिख के आएंगे, और हल्की से आई के अपने इंटेग्रिटी में एक और बात भी लिखी है। एक तो इंटेग्रिटी में ये बात लिखी है ना कि कंपनी के लिए हायर रेट एक्सेप्ट नहीं करना, और प्रोफेशनल बिहेवियर में भी ये बात लिखी है कंपनी के लिए हायर रेट पे लोन लेना ना ये इंटेग्रिटी वाले बंदे का काम है, ना ये प्रोफेशनल बिहेवियर वाले बंदे का काम है। एक छोटी सी चीज़ उसने और लिख दी आई के अपने बीच में कि आपको पर्सनल मीटिंग की बातें नहीं करनी चाहिए बिजनेस मीटिंग में। तो पर्सनल बातें बिजनेस मीटिंग में करना ये भी मुनासिब नहीं है। इसको आप प्रोफेशनल बिहेवियर में भी इस लाइन को डाल सकते हैं कि नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी तो नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लीक करना बात। तो उसने अगर अपने
बेटे की इंफॉर्मेशन लीक की है तो डेट इज नॉट कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियलिटी तो तब डील करता है कि हमारी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन की कोई इंफॉर्मेशन लीक हो, इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं आएगा। और एम्प्लॉय को बस इसमें बॉस का थ्रेट होगा कि बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। अब जरा देखते हैं जी आई कैप का सोल्यूशन। ज़रूरी नहीं आई कैप ने जिस तरह बात मैंने की है उस तरह लिखी हो, लेकिन ओवरऑल एग्जामिनर कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह मैंने आपसे बात की है उसी तरह उन्होंने लिखी हो। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है? 3। ऐसी हरकत करे जिससे प्रोफेशन के नाम पे आंच आ रहे, न्यूट्रल नहीं रह रहा और इंटेग्रिटी नहीं है। अकाउंटेंट शेल कंप्लाई विद द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन एंड अवॉइड एनी हरकत विद डिस्क्राइब द प्रोफेशन। ये उसने कॉपी पेस्ट किया आई कैप ने। CFO शुड हैव अवॉइडेड डिस्कसिंग हिज पर्सनल इंटरेस्ट इन ऑफिशियल मीटिंग। लेकिन मैंने क्या यहाँ पे आप वो भी लिख के आए, CFO शुड नॉट एक्सेप्ट हाई रेट फॉर, बोले फॉर हिज कंपनी। जिस कंपनी में काम करे उसके लिए हाई रेट एक्सेप्ट ना करे। हाई रेट एक्सेप्ट अगर कर रहे तो मेरे ख्याल से इसमें प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, ये ऐसा काम करे जिससे अपनी कंपनी को ही नुकसान पहुंचा रहे। वो बेटे वाली बात उसने बीच में डाली है, लेकिन यहाँ डाल देते ठीक है, कोई मसला नहीं। असल बेटे वाली बात आपने बीच में कहाँ डालनी है? ऑब्जेक्टिविटी में, कि बॉस न्यूट्रल नहीं है। ये इंग्लिश आपने वहाँ से उठानी है। CA शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशन। इट सीम्स दैट CFO मे बी इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट हायर रेट, ये इसने आप डाली इधर बात, एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग रेट रिजल्टिंग इन ब्रीच ऑफ, ब्रीच का लफ्ज़ यूज़ करें बेहतर है वायलेशन की बजाय। देयरफॉर ही इज इन ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। ये न्यूट्रल क्यों नहीं है? अब ये बहस करते हैं, पहले कॉपी पेस्ट करना है आपने। CA शुड नॉट कंप्रोमाइज देयर प्रोफेशनल बिजनेस जजमेंट और बायस और ये सारा कॉपी पेस्ट हो गया। इन दिस से आगे आपने सिनेरियो से लिंक करना है, लेकिन ये भी सवाल से इंग्लिश उठानी है। इन दिस से आगे, ही हैज़ कंप्रोमाइज्ड हिज प्रोफेशनल एंड बिजनेस जजमेंट ड्यू टू हिज पर्सनल इंटरेस्ट एज ही रिक्वेस्टेड द EVP टू कंसिडर एप्लीकेशन ऑफ हिज सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर हाउस लोन। ये इंग्लिश उसने कहाँ से उठाई है? सवाल से। तो सिनेरियो से लिंक करते हुए सवाल खोल लेना और इसकी एफर्ट करनी है, लिख के ट्राई करनी है। 1-2 सवालों को लिख के ट्राई कर लेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। इंटिमिडिएशन थ्रेट। उमर मे फेस इंटिमिडिएशन थ्रेट फ्रॉम हिज सुपीरियर। अपने सुपीरियर से इंटिमिडिएशन थ्रेट फेस कर रहे हैं। इफ़ ही वुड रेज हिज ऑब्जेक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ हायर इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक, स्पेशली व्हेन हिज सुपीरियर इज ऑल्सो अ रिलेटिव ऑफ प्रिंसिपल शेयर होल्डर टू। इंटिमिडिएशन थ्रेट बढ़ गया है इस वजह से कि ना सिर्फ वो मेरा बॉस है बल्कि मेरा बॉस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर का रिश्तेदार भी है। तो इस वजह से इंटिमिडिएशन थ्रेट की इंटेंसिटी में इजाफा हो गया। ये सेफगार्ड जो है ना, किसी एक सवाल में याद कर लें जब बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहता है जिसमें ज़्यादा दिए हों। जैसे ये एक अगला सवाल है, इसमें शायद ज़्यादा दिए हुए हैं, तो सेफगार्ड किसी एक सवाल में याद कर लें, फिर बाकियों में उसी तरह चला दीजिएगा। सेफगार्ड्स क्या हैं जी? इफ़ थ्रेट इज सिग्निफिकेंट यू शुड कंसल्ट विद सुपीरियर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एकदम रिजाइन नहीं करना। वेर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस द थ्रेट, ये अंग्रेजी आपने याद करनी है, ये वाला ज़रा याद कर लीजिएगा। यू शुड रिफ्यूज़ टू एसोसिएट विद द फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। आप इनकार कर दें कि मैं लोन लेने की मीटिंग में मैं गया था लेकिन सॉरी। शुड कंसिडर इन्फॉर्मिंग अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। कंसल्ट द पॉलिसीज ऑफ विसल ब्लोइंग, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी बनी है शिकायतें लगाने की, एक ही बात है दोनों। कंसिडर कंसल्टिंग विद रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडी, आई कैप से मशवरा कर लें, लीगल काउंसिल लॉयर से मशवरा कर लें, और इन द एंड आप क्या कर सकते हैं? रिजाइन कर सकते हैं। ये सेफगार्ड्स हैं। किसके लिए सेफगार्ड्स हैं? नहीं, किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए, बॉस के लिए? एम्प्लॉय के लिए। उधर हमने सेफगार्ड बॉस के लिए पढ़े थे कि बॉस तुम्हें स्टैंडर्ड नहीं आते तो तुम्हारे लिए सेफगार्ड ये है कि आई कैप कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के सेमिनार कराते हैं, उसमें चले जाया करो और अपने नॉलेज को अपडेट रखो। अच्छा चलें जी, हमारी डिस्कशन क्लोज करते हैं। ये आखिरी सवाल था, इसकी मैं कहानी आपको सुना दूं क्या थी। पास पेपर का क्वेश्चन 1, बॉस था, एक उसका एम्प्लॉय था। एक हमने ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, उसकी मेंटेनेंस करवानी थी। तो बॉस ने हुक्म दिया था इसकी मेंटेनेंस लेट कर दो ताकि ख़र्चा बुक ना हो और प्रॉफिट ज़्यादा आए। पिछले 2 साल पहले भी हमने मेंटेनेंस लेट की थी, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर का कहना था मेंटेनेंस लेट ना करो। उधर एम्प्लॉयज़ आ गए तो IAS 37 लगाना पड़ जाएगा, एम्प्लॉयज़ बेचारे प्लांट के नीचे आ गए। और एक नई रिवैल्यूएशन रिपोर्ट थी जिसकी वजह से एसेट्स ने हायर वैल्यू पे जाना था।
जब एसेट्स ने हायर वैल्यू पे जाना था तो डेप्रिसिएशन बढ़नी थी, डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम होने थे, प्रॉफिट कम होने की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक लोगों ने देखना था, तो शेयर होल्डर्स ने कहना था यार इतने कम प्रॉफिट, तो इसने दो मशवरे दिए थे। इसने कहा था ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव ज़रा मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको मिले आप बता दें। द फाइनेंशियल इट्स प्रॉफिट्स फॉर द 9 months वॉज बिलो टारगेट ड्यू टू डोमिनेंट नेचर नन ऑफ द समरी आमिर हैज, नहीं, ऑब्जेक्टिव यही मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, द फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30 अप्रैल एंड इसके 9 महीने के प्रॉफिट वॉज बिलो टारगेट। प्रॉफिट्स क्या हैं, बिलो टारगेट। अब बिलो टारगेट प्रॉफिट्स को अच्छे टारगेट पे लाने के लिए दो मशवरे उसने दिए थे, एक मेंटेनेंस डिले कर दो ताकि खर्चा रिकॉर्ड ना हो, और दूसरा रीवैल्यूएशन को डिले कर दो ताकि डिप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड हो। ड्यू टू डोमिनेंट नेचर ऑफ बास नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स सपोर्ट द समरी टू इंप्लीमेंट द अबव हैज बीन सी। आमिर को हुक्म आ गया है कि मेंटेनेंस डिले करने का भी एक मेमोरेंडम बना दो, एक लेटर बना दो, और रीवैल्यूएशन डिले करने का लेटर बना दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैं दिखा दूंगा। और आमिर की एक ज़ात की बात इसने कर दी है कि आमिर ने बैंक कंपनी से ना लोन के लिए रिक्वेस्ट की हुई है कि मैंने गाड़ी लेनी है, उसके लिए लोन दे दें। अब बॉस ऐसी सूरत के अंदर अगेन वही गलत काम कर रहे हैं। अब मुझे बताएं इसमें क्या लिख के आएंगे और ऑब्जेक्टिविटी में क्या लिख के आएंगे। ऑब्जेक्टिविटी में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है कि बॉस क्यों गलत काम करने को कह रहा है, क्यों, प्रॉफिट ज़्यादा करना। और क्या गलत काम करने को कह रहे हैं, नंबर 1 रिपेयर डिले करने को कह रहे हैं और रीवैल्यूएशन डिले करने को कह रहे हैं ताकि डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड और प्रॉफिट ज़्यादा है। ये बातें लिख के आनी, ये थी ये 2-3 किस्म के सिनेरियो। ठीक है यार, इसको क्लोज करो। अब एमसीक्यूज़ की कोई डिस्कशन है, अगर वो आप हजरात मुनासिब है ले लीजिएगा, फ़ायदा हो जाएगा। IFRS 15 की भी उसमें हल्की सी रिवीजन हो जाएगी।